हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th से रिलेटेड एक टॉपिक है रिलेशन। यही टॉपिक सेम बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, उसी से रिलेटेड। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में इस वीडियो में हम सबसे पहले रिलेशन के बारे में समझेंगे। रिलेशन होता क्या है, वो कितने टाइप का होता है, और इसके अलावा फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम इस वीडियो से समझेंगे। एक सिंगल वीडियो में आपका जो रिलेशन है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशन होता क्या है। जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन से के लिए मतलब कम से कम दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम रिलेट करेंगे। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो भाई और बहन का संबंध, उनके बीच में रिलेशन होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स में दो सेट के बीच में भी रिलेशन होता है। जैसे कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से लेस देन है, या एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से ग्रेटर देन है, या उसके इक्वल हो। ठीक है ना। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी जो रिलेशन होता है उसके लिए दो ऑब्जेक्ट या दो सेट का होना अनिवार्य होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि रिलेशन बनाने के लिए जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन के लिए जरूरी है कि हमारे पास कम से कम दो ऑब्जेक्ट या दो सेट या दो नंबर्स जरूरी हो। ठीक है। तो यहां पर मैंने रिलेशन को डिफाइन किया है। रिलेशन R is defined as the subset of Cartesian product of two sets A and B। ठीक है। क्या बात बोला है मैंने कि कोई भी रिलेशन जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर हम दो सेट ए और बी लें और उन दोनों सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में बोला जाता है कार्तीय गुणा। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होंगे कि किसी भी दो सेट का कार्तीय गुणा या कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है। तो जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन हमेशा उन दोनों सेट के जो कार्टेशियन या कार्तीय गुणा होता है उसका सबसेट होता है। मैंने उसको यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखा है R is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका क्या मतलब हुआ, R is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये जो दो लाइन मैंने लिखी है, इन पूरी दो लाइन को एक ही फॉर्म में मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर दिया है। R is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मैंने क्या बोला, इसकी डेफिनेशन है रिलेशन R is defined as the subset of Cartesian product of two sets A and B। देखिए A और B दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणा हम कैसे निकालते हैं, A क्रॉस B के द्वारा। तो A क्रॉस B जो है A का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और ये जो है सबसेट का साइन है, उप समुच्चय का साइन है, और ये R कौन सा हो गया, रिलेशन। तो वही मैंने आपको डिफाइन करके बताया है कि कोई भी संबंध R जो होता है वो दो समुच्चयों A और B का जो कार्तीय गुणा निकलता है या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है उसका हमेशा सबसेट होता है। अब सबसेट मतलब क्या, सबसेट से मतलब ये है कि जब भी हम A और B का क्रॉस गुणा निकालेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उन्हीं में से रिलेशन R बनता है। उनके अतिरिक्त या उनके अलावा कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन R के अंदर नहीं आ सकता। यदि कोई एलिमेंट ऐसा है जो उस रिलेशन R के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो उससे रिलेटेड या उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमारे लिए मैंने यहां पर बताया है, सबसे पहले आपको डिफाइन करके बताया कि कोई भी रिलेशन मतलब क्या होता है। ध्यान देना, ये सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो वो होता है रिलेशन R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो यहां ये हो गया रिलेशन के बारे में बात। अब बात आती है रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो रिलेशन को लिखने के लिए आपकी बुक्स में भी दो तरह का रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया है। पहला ये होता है A, B बिलोंग्स टू R। आप ऐसा बोल सकते हैं कि A और B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा कि A B से रिलेशन R के द्वारा रिलेटेड है। ठीक है ना। इस रिलेशन R का भी मैं एग्जांपल बताऊंगा कि रिलेशन R की जगह क्या क्या हो सकता है। तो अभी फिलहाल में हम केवल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसका कि A, B बिलोंग्स टू R लिखा गया है। इसका मतलब यह होता है कि दो एलिमेंट A और B आपस में रिलेशन R के द्वारा रिलेटेड है। कैसे हो सकता है, A B के बराबर हो सकता
सकता है ए बी से छोटा हो सकता है ए बी से बड़ा हो, तो वो जो लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, वो ही आर है। हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। दूसरा नोटेशन, इसी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से भी हो सकता है, ए आर बी। इसका मतलब ये है ए किसी रिलेशन आर के द्वारा बी से रिलेटेड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, यहां से मान लीजिए मैंने इक्वल का रिलेशन लिया, ये जो आर है इसको मैं इक्वल मान रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ ए इज इक्वल टू बी। तो ये जो ए आर ए लिखा गया है ना, इसका मतलब ये है ए इज रिलेटेड टू बी। अब ये रिलेटेड, ये रिलेशन आर कौन सा है यहां, ये इक्वल है, मतलब ए और बी इक्वल रिलेशन द्वारा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। आई थिंक आपको रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो याद रखना। डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख रखी है, आप इस वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन आर जो है वो हमेशा दो सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणा जो होता है उसका उपसमुच्चय होता है या सबसेट होता है, ठीक है ना। तो ये आया, मैंने आपको यहां पर इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर ए आर बी। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं या फिर ऐसा भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया कि ये आर क्या है, क्योंकि आर हमें कंफ्यूज करेगा कि यहां आर मतलब क्या है जब हम पहली बार इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल इक्वल वाला ले लिया, आप हो सकता है इसकी जगह लेस देन वाला सिंबल ले सकते हो, आप ग्रेटर देन वाला सिंबल ले सकते हो, आप नॉट इक्वल वाला सिंबल ले सकते हो, कोई भी, वो जो भी सिंबल यहां यूज किया गया है वही आपका आर होता है। क्लियर। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर बात की जाए तो हम अभी जो मेन है 5 टाइप्स के रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। एक इक्विवेलेंस भी होता है, हम 6 टाइप समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो संबंध है वो कितने प्रकार का होता है। उस संबंध के बारे में अगर बात की जाए तो पहला संबंध होता है रिक्त संबंध या एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, पहला हम संबंध समझ रहे हैं। जैसे एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ब्लैंक, ठीक है ना। ब्लैंक मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एम्प्टी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको हम हमारे फॉर्म में अगर समझे तो वो होता है ब्लैंक या खाली संबंध, रिलेशन या रिक्त संबंध। तो मैंने रिक्त संबंध को एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के द्वारा यहां पर एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, व्हाट इज empty relation. A relation R is known as empty relation if no element of set A is related with the relation of set with the element of set A. Sorry, यहां पर with the क्या आएगा, element of सेट ए। मतलब कोई भी रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, उसको हम रिक्त संबंध बोलते हैं। कब रिक्त संबंध बोलेंगे, जब उस सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं हो, ठीक है ना। मतलब वही कि वहां पर उस सेट के एलिमेंट्स के बीच में वो रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस स्थिति में हम उस रिलेशन को क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता है। 5 रिलेशन मतलब 5 जो होता है ना, एम्प्टी नंबर वो आता है, एम्प्टी सेट आता है उसके अंदर, वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध। कि कोई भी संबंध आर जो है, किसी भी सेट ए पर कोई संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है, ये एम्प्टी रिलेशन कहलाता है यदि उस सेट का एक भी एलिमेंट उसी सेट के किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया, आर बराबर एक रिलेशन लिया है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलेशन को हम ए कॉमा बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आर में एक रिलेशन बनाया दो एलिमेंट ए और बी के बीच में, वो दो एलिमेंट है ए और बी। तो ए और बी के बीच रिलेशन क्या डिफाइन किया है, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज मोर देन 100। क्या बोला है मैंने कि एक रिलेशन आर इस तरह से एग्जिस्ट करता है जिसमें कि दो एलिमेंट ए और बी के बीच में रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि मान लीजिए ए और बी हमारे क्लास 12th के दो स्टूडेंट हो गए, एक ए है एक बी, ठीक है ना। कोई भी ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है। तो यहां पर बोला गया है कि उनके परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस है
वो जितने परसेंट 12th में लाते हैं उनके बीच का अगर डिफरेंस ले, उनके बीच का अंतर हम ले, तो वो 100 से ज्यादा हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, या किसी भी रिलेशन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, या ऐसे भी कोई भी दो एलिमेंट नहीं हो सकते जिनके परसेंटेज के बीच का अंतर यदि हम ले और वो 100 से मोर देन, हमेशा लेस देन 100 ही होगा, वो कभी भी 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम परसेंट हमारे पास कितने हैं? 100 है। तो क्या दो स्टूडेंट के परसेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो मोर देन 100 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए ये रिलेशन ऑलवेज एम्प्टी होगा, खाली होगा, क्योंकि ऐसा कोई इस तरह से कोई एलिमेंट या नंबर हो ही नहीं सकते, ऐसे परसेंट हो ही नहीं सकते जिसका डिफरेंस जो है वो मोर देन 100, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास परसेंट 100 होता है। तो ये हुई बात एम्प्टी रिलेशन की, कि कोई भी रिलेशन एम्प्टी तब कहलाएगा जब उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं या उस रिलेशन की जो प्रॉपर्टी जो डिफाइन करके दी गई है उसको वो सेटिस्फाई ही नहीं करता। ठीक, अब हम सेकंड रिलेशन पर चलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का रिलेशन हमारा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज जस्ट अपोजिट टू एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या होता है, मैंने उसको भी डिफाइन करके बताया, मैंने जस्ट अपोजिट बताया आपको कि एम्प्टी रिलेशन में किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो ही नहीं सकता। दैट इज एम्प्टी रिलेशन, मतलब उस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है उसको मैंने डिफाइन किया है, अ रिलेशन R in a set A is known as a universal relation if each element of set A is related with every element of set A। क्या बोला था? उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या बोला था एम्प्टी रिलेशन में कि A का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता, और यहां पर क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related with, या each element of set A is related with every element of सेट E। मतलब कहने का कि कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन तब कहलाएगा जब उस सेट का हर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से किसी न किसी रिलेशन के द्वारा रिलेटेड हो, मतलब उस रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हैं, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये अपोजिट हुआ ना या एम्प्टी रिलेशन का। एम्प्टी रिलेशन में क्या आ रहा था? ए का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट ही नहीं हो रहा था। यहां पर क्या बोल रहे हैं हम कि ए का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो यहां पर इसका मैंने एग्जांपल लिया, सेम वही एग्जांपल मैंने यहां पर थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया जिससे कि आपको दोनों रिलेशन आसानी से क्लियर हो जाए। आर मैंने क्या बोला है? सेम आर इक्वल टू ए कॉमा बी, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 100। यहां पर लेस देन 100 आएगा। ठीक है, वही एग्जांपल मैंने क्या बोला? जब एम्प्टी था तो मैंने बोला था कि ए और बी के बीच में रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि ए और बी के बीच में जो परसेंटेज है उस परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? मोर देन 100 होना चाहिए। तो एम्प्टी था क्योंकि हो ही नहीं सकता। यहां पर क्या बोल दिया कि ए और बी के बीच में रिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि ए और बी के दो स्टूडेंट हो गए, ए और बी, उनके बीच के या उनके परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट के परसेंटेज इक्वल भी हो जाते हैं, ए का परसेंटेज भी हो गया 75, बी का परसेंटेज भी हो गया 75, तो उनका डिफरेंस हो जाएगा 0 क्योंकि 100 से लेस देन। किसी का आ रहा है 90, किसी का आ रहा है 50, तो उनका डिफरेंस अगर हम ले 90 और 50 का तो हो जाएगा 40%, वो भी लेस देन 100 आ रहा। ठीक है, कोई भी दो स्टूडेंट आप ले, उनके कुछ भी परसेंट आप ले, उनका जो डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज लेस देन 100 रहेगा। तो वो मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, इसलिए उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि जस्ट अपोजिट है एम्प्टी रिलेशन का या रिक्त संबंध का। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या होता है, रिलेशन के बाद एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं रिलेशन नंबर 3 पर, वो है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब जो आने वाले 3-4 रिलेशन है
ठीक है ना। ये तो इसके बारे में बेसिक था, आपको हो सकता है कि डेफिनेशन इनके लिखने को आ जाए। ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब हम रिलेशन पढ़ रहे हैं तो किसी ने हमसे एम्प्टी रिलेशन पूछा तो हम उसको डिफाइन करके दे सके। उसके लिए मैंने दोनों के लिए कॉमन एग्जांपल लिया जिससे कि आपको याद भी रहे, और आपसे रिलेटेड ही लिया क्योंकि हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ परसेंट होता ही है, इसलिए ये आपकी टर्मिनोलॉजी में ही ये समझाया गया है जो भी आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बस ये एग्जांपल ध्यान रखना तो डेफिनेशन अपने आप याद आ जाएगी इसकी। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? देखो दोनों वर्ड, स्वतुल्य मतलब खुद से तुल्य, जिसकी तुलना स्वयं से की जाए, ठीक है ना। तो यहां पर उसी टर्म में हम डिफाइन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब किस, रिफ्लेक्सिव वर्ड जो आया है वो किससे आया? रिफ्लेक्शन से। जैसे मैं अगर किसी मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे मैं ही दिखाई दूंगा, तो वो मेरा रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब मैं और मेरी जो मिरर की इमेज है वो दोनों आपस में क्या है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो यहां पर मतलब वो स्वतुल्य है, मैं खुद के तुल्य हूं। जब भी मैं अपने आप को अपने आप से कंपेयर करूंगा तो मैं हमेशा अपने बराबर हूंगा। तो यही बात होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध क्या होता है उसकी मैंने डेफिनेशन एक लाइन में दी है। A relation R is known as reflexive if each element of set A is related with itself। मतलब कहने का कि कोई भी रिलेशन R स्वतुल्य कहलाता है या रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि कोई सेट ए अगर लिया गया है तो सेट का हर एलिमेंट खुद से संबंधित हो, खुद से रिलेटेड हो। मतलब एक खुद बराबर होता है, एक मैं अपने खुद के बराबर हूं, हर एलिमेंट अपने स्वयं के हमेशा बराबर होता ही है। तो यही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैं अगर मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे मेरी ही इमेज दिखाई देगी, तो वो मिरर इमेज और मैं खुद दोनों आपस में क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड हूं, ठीक है ना। अब तो यहां पर भी उसी को इसी टर्मिनोलॉजी में मैंने डिफाइन किया है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाता है जब उस रिलेशन में या उस रिलेशन से रिलेटेड एक सेट है उसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो या स्वयं से संबंधित हो। तो इसको हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं, A, A belongs to R। देखिए यहां लिखा था मैंने A, B belongs to R, मतलब A is related to B, A B से संबंधित है। या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं A is related to B, ठीक है ना, A B से संबंधित। तो यहां मैंने लिखा A belongs to R, मतलब A खुद A से रिलेटेड हो, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की, हर एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, A, ठीक है ना। हर एक A जो है उसका रिलेशन A से हो। वही बात कि मैं मिरर के सामने हूं और मुझे मेरी ही इमेज दिखाई दे रही है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव हुआ। जैसे यहां पर अगर इक्वल का एग्जांपल लेता हूं तो हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है, A is equal to A। अगर इसकी जगह मैं लेस देन लेता हूं, मैं ये नहीं लिख सकता कि A is less than A, ये वाला पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला पॉसिबल है। जब रिफ्लेक्शन के लिए बात करेंगे तो इक्वल वाला जो रिलेशन है वो पॉसिबल होता है, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है। लेकिन वही अगर मैं लेस देन ग्रेटर देन पर आ जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा या बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ये अगर हमें रिफ्लेक्सिव का कोई एग्जांपल पूछे कि क्या आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कोई एग्जांपल बता सकते हैं, तो आप बराबर बताएं कि हाँ, जो इक्वल का रिलेशन होता है, जो बराबर है का संबंध होता है, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। अब हम चलते हैं इसी में फोर्थ रिलेशन पर। चलिए नेक्स्ट हम रिलेशन नंबर 4 पर आते हैं। रिलेशन नंबर 4 में है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध। कोई भी रिलेशन R, कोई भी संबंध R जो है वो सिमेट्रिक कहलाता है या सममित कहलाता है। कब कहलाता है उसको इस समझना इस लाइन से, बस यही उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कि कोई भी रिलेशन R जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? अगर A B से रिलेटेड है, इफ A is related B, यदि A B से संबंधित है तो B भी A से संबंधित होना चाहिए। If A is related to B, then B is also related to A। अब ये कैसे हो सकता है? तो देखिए मैंने दो एलिमेंट लिए A और B। अब A और B के बीच में एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया इक्वल का, ठीक है ना। इक्वल का रिलेशन डिफाइन किया। आप इधर समझिए,
ए और बी दो एलिमेंट हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये सिमेट्रिक कब होंगे, इसको हम एग्जांपल से, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए और बी आपस में सिमेट्रिक होंगे कब, कोई भी रिलेशन, इसके बीच में एक रिलेशन है इक्वल का, है ना, मतलब ये वाला जो है आपका आर हो गया, इसको हम आर बोलेंगे, ए और बी दोनों एलिमेंट हो गए। तो सिमेट्रिक होने के लिए मैंने क्या बताया कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। तो यहां पर अगर मैं कौन सा रिलेशन बोल रहा हूं, आर किसको बोल रहा हूं, इक्वल का। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज आल्सो इक्वल टू ए। तो ये देखिए इक्वल वाला जो रिलेशन है वो क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ए इक्वल वाला हमेशा एक सिमेट्रिक, मैंने इक्वल के लिए आपको बताया था इक्वल वाला रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, यही इक्वल वाला जो है वो सिमेट्रिक भी होता है, सम्मित संबंध भी होता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने जैसे समझाया आपको कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए, अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होना चाहिए, जो यहां पर है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्या, सम्मित संबंध। आपको क्लियर हुआ होगा इस एग्जांपल से कि हमें सम्मित में दिखाना क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन में, कि कोई दो एलिमेंट हमने लिए ए और बी, और ए का रिलेशन बी से हम मान के चलेंगे तो वही रिलेशन बी का भी ए से होना चाहिए। अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन या प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है ना। इसकी सिर्फ मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर कोई भी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक कब होता है, प्रतिसम्मित कब होता है, लगभग सम्मित जैसा ही, लेकिन उसमें दोनों प्रॉपर्टी मान ली जाती है। अ रिलेशन आर इज नोन एज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एक संबंध आर एक प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए से है, तो ए और बी आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, तो ए और बी हमेशा इक्वल होते हैं। ये कौन सा रिलेशन बोलता है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। मतलब इसमें ये दोनों मान लिए जाते हैं, ए बी से रिलेटेड है ये मानते हैं, बी ए से रिलेटेड है ये भी मानते हैं, तो ए और बी हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये हमें किसमें प्रूफ करना होता है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में। नेक्स्ट रिलेशन नंबर 6 वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रमक संबंध, ठीक है। संक्रमक संबंध क्या होता है? रिलेशन आर इज नोन एज ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, कब होता है ट्रांजिटिव? यदि यहां पर तीन एलिमेंट हम लेते हैं, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन भी सी से होगा। मतलब अगर ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए भी सी से संबंधित होगा या ए भी सी से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं इक्वल वाले की, क्योंकि इक्वल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेम एग्जांपल अगर हम लेके चलेंगे, हमने रिफ्लेक्सिव के लिए भी इक्वल वाला रिलेशन ही लिया, सिमेट्रिक के लिए भी इक्वल वाला रिलेशन ही लिया, सेम एंटी सिमेट्रिक के लिए भी वही इक्वल वाला हो जाएगा। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए भी उसी इक्वल वाले रिलेशन को लेकर चल रहा हूं कि यहां पर ए अगर बराबर है बी के, ए का रिलेशन बी से, यहां आर कौन है? इक्वल। बी का रिलेशन किससे है? सी से, बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं ए भी सी के बराबर होगा। लिखा जा सकता है कि नहीं? तो ये इक्वल वाला रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या मानकर चलते हैं इसमें कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए। तो यहां पर वही बोला, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी किसके बराबर होना चाहिए? सी के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर ये वाला रिलेशन जो इक्वल वाला है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 6th नंबर का रिलेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम एक और रिलेशन की बात करते हैं जो लास्ट है, जो इन्हीं से मिलकर बना है, जो रिलेशन हमने पढ़े हैं उन्हीं में से, वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने यहां डिफाइन किया है, रिलेशन आर इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? इफ इट इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मैं बता चुका हूं आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में, स्वतुल्य के बारे में, सिमेट्रिक मतलब सममित के बारे में, और ट्रांजिटिव मतलब संक्रमक के बारे में। ये तीनों मैं बता चुका हूं। यदि किसी कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और साथ साथ में वो ट्रांजिटिव भी अगर हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे कि वो रिलेशन हमेशा क्या होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि अभी ये इक्वल वाला रिलेशन में लेकर चला था, ये इक्वल वाला जो रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। क्यों? क्योंकि इक्वल वाले को मैंने आपको प्रूफ किया था कि जो इक्वल वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। इक्वल वाले रिलेशन को मैंने अभी जस्ट एग्जांपल से आपको बताया था कि वो सिमेट्रिक भी था, और इक्वल वाला जो रिलेशन है वही आपका ट्रांजिटिव भी था। तो इस इक्वल वाले रिलेशन को हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल इन्हीं रिलेशन से रिलेटेड। ठीक, चलिए, जितने भी रिलेशन हमने पढ़े थे उसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इसी टाइप का एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स में। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट रिलेशन आर इक्वल टू, एक रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है हमें आर, जिसमें कि कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 1, 2, 2, ये सब क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे। 3, 3, 1, 2 और 2, 3, ऐसे ये 5 पेयर बना के दिए गए हैं। ठीक है, डिफाइंड ऑन सेट, एक सेट दिया गया है, वो है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या प्रूफ करना है हमें? एक रिलेशन आर हमें दिया गया है जिसके एलिमेंट ये है, और एक सेट दिया गया है ए जिस पर ये रिलेशन आर डिफाइन करके दिया गया है। ठीक है ना। उस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब स्वतुल्य तो है, परंतु सममित और संक्रमक नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा हमें बताना है। हो सकता है कोई रिलेशन आपको दिया जाए, उसमें आपसे बोल दें कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। वो डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन दिया गया। अभी हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हमें जो रिलेशन बताया गया है उस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए हम 1 बाय 1 इसको समझते हैं, प्रूफ करते हैं, और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसको हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमें क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उस सेट का हर एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो या खुद से रिलेटेड हो। ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया था कि A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। डेफिनेशन को आप देखिए एक बार, A, बिलोंग्स टू R मतलब A का रिलेशन खुद A से हो, तो उस स्थिति में वो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। इस एग्जांपल पर आए, इस एग्जांपल पर देखिए, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है। इसका मतलब एक तो A, मतलब 1 के लिए 1, 1 उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो देखिए R में 1, 1 है, 1 इज रिलेटेड टू 1, सेम 2 is related to 2 and 3 is related to 3, मतलब इस सेट का हर एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड है, मतलब उस रिलेशन के अंदर वो आ रहा है। 1 से 1 रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड है, 3 से 3 रिलेटेड है। कुल मिला के 3 ही एलिमेंट थे इस सेट में, और उन सेट के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, खुद से संबंध है इस R के अंदर। तो इस स्थिति में हम क्या बोल देंगे कि ये वाला रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 1, 1 बिलोंग्स टू R, 2, 2 बिलोंग्स टू R एंड 3, 3 बिलोंग्स टू R। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो R है वो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि इस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। चलिए ये तो हो गया, आपको समझ में आया होगा कि क्यों है रिफ्लेक्सिव। हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन इसके अंदर, इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है, इसलिए हम बोल देंगे कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हम आए, इसे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक हो, सममित हो। तो सममित के लिए मैंने आपको शायद बताया था, डेफिनेशन को फिर से हम रिकॉल करते हैं कि अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन भी A से होना चाहिए। मतलब इफ A, B
बिलोंग्स टू आर, वही इसको ए आर बी को हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया था इस वीडियो के, ठीक है ना। तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो ये सेकंड नंबर का होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां पर देखिए मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं, जैसे 1, 2, ए मैंने ले लिया 1 और बी ले लिया 2, तो 1, 2 सिमेट्रिक होने के लिए यह है कि अगर 1, 2 अगर आर में है तो इसका अपोजिट, मतलब इसका ऑर्डर चेंज करें तो जो 2, 1 बनता है वो भी इस आर में होना चाहिए। तो देखिए सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है कि ए अगर ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। यहां मैंने लिया 1, 2, ये 1, 2 तो आर में है, लेकिन इसका ही रिवर्स 2, 1 आर में, इस रिलेशन आर में नहीं है या उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर हुआ होगा आपको। मैंने सिमेट्रिक में आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब अगर दो एलिमेंट हम ले रहे हैं ए और बी, ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। तो यहां 1 और 2 में हमने बात की तो 1 और 2 तो है, मतलब 1 का रिलेशन 2 से तो है, लेकिन 2 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए था। इसमें अगर 2, 1 इस आर में होता, 1, 2 के लिए अगर 2, 1 अगर इस आर में यहां पर होता तो हम बोलते थे कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन 1, 2 के लिए 2, 1 आर में नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, पहला पॉइंट कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, परंतु सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं तीसरा और कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो संक्रामक के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम वापस से डेफिनेशन पर चले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूफ करेंगे। क्या था कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन किसी तीसरे एलिमेंट सी से है, तो ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां ट्रांजिटिव के लिए देखें, मैंने दो एलिमेंट लिए 1, 2, मतलब ए कॉमा बी की जगह मैंने 1, 2 बिलोंग्स टू आर ले लिया। बी कॉमा सी के लिए 2, 3 बिलोंग्स टू आर ले लिया। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। तो इस स्थिति में 1, 3 भी आर में होना चाहिए। मतलब जैसे ए का बी से है, बी का सी से है, तो इस ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए, ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1 का 2 से, मैंने इसमें से लेकर चला था, 2 का रिलेशन 3 से है, ये भी इसी में से लेकर चला था। अब इस 1 का भी 3 से रिलेशन होना था, मतलब यहां पर इस सेट आर के अंदर 1, 3 आना था, लेकिन ये आर में नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल था, ऐसे ही कुछ एग्जांपल और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोई भी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, हो सकता है रिफ्लेक्सिव नहीं हो, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसे और एग्जांपल और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।